नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। तो अब न्यूज में क्यों है? यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की है। यह रिपोर्ट अति प्रसंस्कृत या फिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की छुपी हुई लागत या फिर उनसे जो प्रभाव नकारात्मक पड़ते हैं उनसे जुड़ी चिंताओं को उजागर करती है। ठीक है, अन्य संबंधित बातें क्या है इससे जुड़ी? तो सबसे पहले हम 2023 में इस रिपोर्ट में कृषि और खाद्य प्रणालियों की छुपे हुए या फिर जो उसकी हिडन कॉस्ट है को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टू कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया गया था। 2024 की रिपोर्ट इन दुष्प्रभावों को कम करने के तरीकों की पहचान करने के लिए गहन व लक्षित आकलन पर ध्यान केंद्रित करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अस्वास्थ्यकर आहार, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, वसा, शक्कर की अधिकता आदि से हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिवर्ष $7 ट्रिलियन की आर्थिक लागत आती है। तो इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको हम मेंस में भी यूज कर सकते हैं। WHO के अनुसार भारत का अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य क्षेत्र 2011 से 21 के बीच खुदरा बिक्री मूल्य के स्तर पर 13% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR से बढ़ा है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों का खुदरा मूल्य 2006 के $0.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में तेजी से बढ़कर 2019 में $37.9 बिलियन से अधिक हो गया है। अब सबसे पहले अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं तो इसको जानेंगे। इससे पहले एक शब्दावली यहाँ पर बीच में आई थी, टू कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके तहत कृषि प्रणालियों में होने वाली वास्तविक क्षति और लाभ की गणना की जाती है। इसके लिए एक समग्र और प्रणालीगत दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। इसमें कृषि खाद्य प्रणालियों से होने वाली पर्यावरणीय, सामाजिक, स्वास्थ्य और आर्थिक क्षति लाभों का मापन और मूल्यांकन किया जाता है। इसकी मदद से नीति निर्माता, व्यवसायी, किसान, निवेशक, उपभोक्ता बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं। अब इसके बाद अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं। अधिकतर अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ विविध खाद्य पदार्थों से प्राप्त वसा, स्टार्च, अतिरिक्त शर्करा, हाइड्रोजनीकृत वसा से बने होते हैं। कम शारीरिक गतिविधियां होने पर तथा यूपीएफ की अधिक खपत होने से मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के सेवन को कम करने में आने वाली चुनौतियां। सबसे पहले इसकी कोई मानक परिभाषा नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्टली टारगेट करके कम नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है पोषण आधारित टैक्स मॉडल का अभाव। तो जिससे क्या होता है कि जो हेल्थ इंजूरियस फूड आइटम है उनका भी तेजी से बिक्री होती रहती है, उन पर टैक्स अधिक मात्रा में नहीं लगाया जा सकता है। इसके बाद है अल्ट्रा प्रोसेस्ड। इसके बाद है डेटा की कमी है। कुछ उत्पाद उप श्रेणियां जैसे कि कार्बोनेटेड पेय पदार्थ अर्थात कोल्ड ड्रिंक में मौजूद चीनी की मात्रा पर डेटा उपलब्ध नहीं होते हैं। नीतिगत निर्णय लेने हेतु ऐसे डेटा को एकत्रित करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण की आवश्यकता है। इसके बाद बात करें सब्सिडी की। सब्सिडी और अन्य राजकोषीय प्रोत्साहन का भी अभाव है। सेहतमंद उत्पादों के लिए और उनके निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त राजकोषीय समर्थन पहलों का अभाव है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में फल और सब्जियों पर सब्सिडी निजी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में शामिल है। तो जैसा कि दक्षिण अफ्रीका में होता है कि वहां पर फल और सब्जियों पर सब्सिडी निजी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम में शामिल है, वैसा भारत में इस तरीके की कोई पहले संचालित नहीं है। इसके बाद है कार्यान्वयन का अभाव। FSSAI ने उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों में उपयोग किए गए सामग्रियों के आधार पर विकल्प चुनने में मदद करने के लिए फ्रंट ऑफ पैक लेवलिंग FOPL के प्रारूप के रूप में भारतीय पोषण रेटिंग का प्रस्ताव किया है। यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के विज्ञापन और विपणन से संबंधित विनियमन के खराब कार्यान्वयन का आरोप भी लगाया जाता है। आगे की राय क्या होगी? FSSAI अन्य हितधारकों के परामर्श से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और इसकी अलग अलग उपश्रेणियों की एक स्पष्ट और पारदर्शी परिभाषा तय करनी चाहिए।
इसके बाद है पोषण से जुड़े टैक्स की शुरुआत की जानी चाहिए। यह कर संरचना उपभोक्ताओं को कम कीमत पर स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो जो हेल्थ इंजूरियस प्रोडक्ट हैं उन पर टैक्स रेट ज़्यादा होनी चाहिए और उनसे जो रेवेन्यू प्राप्त होगा उससे हेल्थ जो बेनिफिशियर प्रोडक्ट हैं उनको सब्सिडी देने में प्रयोग किया जाना चाहिए। पोषण से जुड़े राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। विश्व की बेहतरीन उदाहरणों से सीखना चाहिए, जैसे कि मेक्सिको में उच्च कैलोरी वाली खाद्य पदार्थों पर लगाए गए जंक फूड टैक्स। तो मेक्सिको के जो जंक फूड टैक्स है से इसकी खपत में लगभग 7% की कमी आई है। तो इस प्रकार के जंक फूड टैक्स हम भी लगा सकते हैं। बेहतर लेबलिंग प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। हितधारक के परामर्श के बाद FSSAI खाद्य सुरक्षा मानक संशोधन नियम 2022 पर मसौदा लागू करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने एक हेल्थ स्टार रेटिंग प्रणाली शुरू की है जो फूड पैक पर प्रासंगिक पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करती है। इससे खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल सामग्रियों के बारे में उपभोक्ता आसानी से जान सकते हैं। अब इसके बाद आता है पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन और विपणन का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही उचित ढांचे के माध्यम से अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के विपणन और विज्ञापन को प्रतिबंधित करना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानते हैं FSSAI के बारे में। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी FAO के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में इसका गठन हुआ था। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो रोम में है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्य क्या है? वैश्विक स्तर पर पोषण में सुधार करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, क्योंकि इसमें फूड एंड एग्रीकल्चर दोनों है। तो पोषण में सुधार करना, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। कई बार क्या है, हम लोग सोचेंगे कि इसमें फूड और एग्रीकल्चर है तो हम ग्रामीण आबादी की जीवन स्तर को ऊपर उठाना हम ठीक नहीं करेंगे, तो इसको भी ध्यान रखना है। वैश्विक आर्थिक समृद्धि में योगदान करना। संगठन की संरचना कैसी होती है? इसका नेतृत्व एक महानिदेशक द्वारा किया जाता है। इसमें अलग अलग क्षेत्रीय एवं तकनीकी समितियां होती हैं। सदस्य कौन कौन है इसके? इस संगठन में यूरोपीय यूनियन संघ, जो यूरोपीय यूनियन है उसको मिलाकर 195 सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य है। तो हमें इसमें याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन भी इसका सदस्य है। इसके द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट तो कौन कौन सी है? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, कई बार पूछी जाती है प्रीलिम्स में। द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज मार्केट, तो पहली रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछी जाती है। अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के लिए FSSAI की कौन कौन सी पहले हैं? तो सबसे पहले FSSAI ने 2022 में खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैटी एसिड को 2% या उससे कम रखने के लिए एक सीमा निर्धारित की थी कि खाद्य पदार्थ में जो ट्रांस फैटी एसिड है वह 2% होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2018 जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? खाद्य पदार्थों के व्यवसायियों को उनके दावों विज्ञापनों के लिए जवाबदेह बनाना। इसके बाद है खाद्य सुरक्षा मानक स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार विनियमन 2020 से स्कूल कैंटीन में या स्कूल परिसरों में 50 मीटर के दायरे में के भीतर अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा ईट राइट इंडिया अभियान है। इसका उद्देश्य नमक, चीनी और संतृप्त वसा का सेवन कम करने को बढ़ावा देना है। इसके बाद है आहार परिवर्तन लाने, नमक, चीनी और वसा की खपत को कम करने के लिए आज से थोड़ा कम नामक एक राष्ट्रव्यापी सोशल मीडिया अभियान लॉन्च किया गया था। नमक, चीनी, वसा के उपयोग को कम करने के लिए इसमें आज से थोड़ा कम अभियान लॉन्च किया गया था। इसके बाद एक कुछ छोटे छोटे करंट अफेयर्स हैं, जैसे हम थोड़े थोड़े इसको जान लेंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसके 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी जानेंगे है क्या। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए जायरा मॉड्यूल 1998 में लॉन्च किया गया था, जिसे कजाकिस्तान से रोसी प्रोटॉन रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसके बाद है ISS पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक बड़ा अंतरिक्ष यान है। यह एस्ट्रोनॉट कॉस्मोनॉट के दल के लिए एक शोध स्टेशन व घर के रूप में कार्य करता है। अंतरिक्ष स्टेशन एक अनोखी विज्ञान प्रयोगशाला है। तो अपने आप में एक फाइनली है क्या? प्रयोगशाला है।
ISS यूरोपीय देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा, रूस की साझेदारी से निर्मित है। मतलब इसमें रूस शामिल है लेकिन चाइना शामिल नहीं है, भारत शामिल नहीं है। यह लगभग 250 मील की औसत ऊंचाई पर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, तो कहाँ पर स्थापित है? लियो ऑर्बिट में स्थापित है और 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नवंबर 2000 से इस पर अंतरिक्ष यात्रियों का कोई ना कोई दल लगातार बना हुआ है। ISIS का वजन 400 टन है। यह फुटबॉल पिच जितना बड़ा आकार घेरता है। गौरतलब है कि पृथ्वी पर स्पेस स्टेशन बनाने और फिर उसे एक ही बार में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करना असंभव था। इसलिए ISIS के जो ISS है, ISS के विभिन्न भागों को कई मॉड्यूल, छोटे छोटे मॉड्यूल के रूप में अंतरिक्ष में ले जाया गया और वहां पर उसकी असेंबलिंग की गई। ISS का महत्व क्या है? यह अंतरिक्ष के सदस्यों को ऐसी शोध करने की सुविधा प्रदान करता है जो कहीं नहीं किए जा सकते हैं। यह तरल पदार्थ, दहन, जीवन रक्षक प्रणालियों और विकिरण युक्त परिवेश से जुड़े महत्वपूर्ण अनुसंधान में सक्षम बनाता है। तो तरल पदार्थ, दहन, जीवन रक्षक प्रणाली और विकिरण से जुड़े परिवेश से जुड़े महत्वपूर्ण अनुसंधान में सक्षम बनाता है। ये अनुसंधान भविष्य में मानव युक्त अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आवश्यक है। भारत भी 2030 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का प्रयास करेगा। इसरो के अध्यक्ष के अनुसार भारत का प्रस्तावित स्पेस स्टेशन लगभग 20 टन वजनी होगा। इसकी स्थापना एक ऐसे केंद्र के रूप में की जाएगी जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिन तक रह सकते हैं। इसे पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊपर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि भारत को अब 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट मिशन, AWE मिशन। नासा, तो सबसे पहले इसे किसने लॉन्च किया है? नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एटमॉस्फेरिक वेव एक्सपेरिमेंट AWE मिशन लॉन्च करेगा। AWE नासा का महत्वपूर्ण प्रयोग है। इसे पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के मौसम के बीच अंतरक्रिया का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके तहत एयर ग्लो की जांच की जाएगी। इससे पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल में अंतरिक्ष के मौसम को निर्धारित करने वाले बलों के बारे में पता चलेगा। यहाँ एयर ग्लो से तात्पर्य पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के वर्णक्रम बैंड से है। तो यह मिशन बेसिकली किस पे काम करेगा? एयर ग्लो पर। यह मेसोपॉज की परत पर वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंगों का मापन करेगा। गौरतलब है कि मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच सीमा को मेसोपॉज कहा जाता है। यह भू सतह से लगभग 87 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होती है। AGW तब बनती है जब उत्प्लावन के कारण पवन ऊपर की ओर जाती है। गुरुत्वाकर्षण से वापस नीचे की ओर खींचता है। ऊपर की ओर पवन की गति बादलों के निर्माण में सहायक होती है, जबकि नीचे की ओर गति आकाश को स्वच्छ करने का कार्य करती है। ये तरंगें अलग अलग प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती हैं। इन प्रक्रियाओं में पहाड़ों पर बहने वाली वायु संवहन वातावरण प्रणाली शामिल है। ये तरंगें वायुमंडल के अलग अलग भागों को समृद्ध करने का कार्य करती है। जैसे भूभाग पर आने वाले तूफान के कारण आयनमंडल में परिवर्तन हो सकता है। अंतरिक्ष का मौसम सूर्य और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष पर्यावरण में बदलाव व्यक्त कर सकता है। सूर्य अंतरिक्ष के मौसम के निर्धारण का प्राथमिक स्रोत है। अंतरिक्ष मौसम में व्यापक बदलाव के लिए उत्तरदायी कारण आमतौर पर सौर ज्वालाएं, सोलर फ्लेयर्स और इसके बाद उत्पन्न भूचुंबकीय तूफान है। और इसके बाद है वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंगे के अध्ययन का महत्व क्या है? ऊपरी वायुमंडल में गुरुत्वाकर्षण तरंगें जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय भंवर, पोलर वर्टेक्स और अन्य परिघटनाओं के साथ साथ कैसे अंतरक्रिया करते हैं, इसकी बेहतर समझ, मौसम के बेहतर पूर्वानुमान, जलवायु मॉडल के विकास आदि में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी वेव्स, गुरुत्वाकर्षण के कारण वायु का नीचे उतरना। उत्प्लावकता के कारण वायु का ऊपर उठना।
नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरे पोलराइजेशन। भारतीय शोधकर्ताओं ने पहली बार मिल्की वे आकाशगंगा के बाहर एक ब्लैक होल एक्सरे पोलराइजेशन का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने भारतीय शोधकर्ताओं ने पहली बार किसी ब्लैक होल का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने लार्ज मैगलेनिक क्लाउड X3 LMC X3 में स्थित एक ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र से उत्सर्जित होने वाले विकिरण का पता लगाया है। LMC X3 प्रणाली पृथ्वी के 2 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। मैगलेनिक क्लाउड 2 अनियमित डार्फ सैटेलाइट आकाशगंगाएं मिल्की वे आकाशगंगा के दक्षिणी खगोलीय गोलार्ध की परिक्रमा करती है। मिल्की वे आकाशगंगा अनेक छोटी सैटेलाइट आकाशगंगाओं से घिरी होती है। इनमें से 2 अनियमित डार्फ सैटेलाइट, तो डार्फ कैसे हैं? बेसिकली श्वेत तारा या छोटे तारे होते हैं। सैटेलाइट आकाशगंगाओं को लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड और स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने LMC X3 का अध्ययन करने के लिए इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री शोधकर्ताओं ने अध्ययन करने के लिए IXPE न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर NICER मिशन न्यूक्लियर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे NU स्टार का उपयोग किया है। IXPE खगोल पिंडों से एक्सरे की पोलराइजेशन का अध्ययन करने वाला नासा का पहला मिशन था। इसरो का आगामी एक्सरे पोलोमेट्री सैटेलाइट एक्सपोसैट, जो कि अभी लॉन्च हो चुका है, इस तरह की क्षमता से युक्त दूसरा सैटेलाइट है। तो अभी इस अध्ययन में जिन स्रोतों का यूज किया गया है वह नासा का एक्सप्लोमेट्री एक्सप्लोरर था। अब इसरो ने अपना भी लॉन्च कर दिया। शोधकर्ताओं ने एक्सरे पोलरीमेट्री का उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया है कि इस ब्लैक होल से उत्सर्जित होने वाली एक्सरे ध्रुवीकृत प्रकृति की थी। इसका अर्थ है कि यह डिग्री और कोण को बदल देती है। अब है एक्सरे पोलरीमेट्री के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी तुलनात्मक रूप से जितनी चीजें पढ़ी हैं उनमें यह खगोल अवलोकन की एक तकनीक है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि ब्लैक होल के निकट कहाँ से विकिरण उत्सर्जित हो रहा है या ब्रह्मांड में कॉस्मिक किरणों की उत्पत्ति, ब्लैक होल्स की प्रकृति, उच्चतम भौतिकी के रूप में संभावित चुंबकीय क्षेत्र के साथ पदार्थ की अंतरक्रिया का अध्ययन करने में मदद कर सकता है।